इसमें अपन ने पिछली बार जब पढ़े थे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध पढ़ लिया था। ये वाला व्यंजक आया था E बराबरी से माइनस dV अपॉन dx। ये वाला व्यंजक अपन ने पढ़ लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, जब हमने पढ़ाया था तो, है ना। अब इसके आगे वाला देखते हैं, ये विभव वाला जो दूसरा अध्याय है ना, विद्युत विभव, उसमें का है। उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है समविभव पृष्ठ का। समविभव पृष्ठ नाम से ही पता चलता है, समविभव पृष्ठ। सम यानी समान, विभव पृष्ठ, पृष्ठ मतलब ऐसा कोई भी आकार का पृष्ठ हो सकता है, जरूर नहीं कि गोलाकार ही हो। ऐसा एक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक और परिभाषा दी जाती है, जैसे मान लो भाई ये विद्युत क्षेत्र है ना, किसी हमको पता है जैसे ये कोई आवेश है, तो इस आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में हम ऐसे बिंदु ढूंढेंगे जिन पर विभव का मान समान होता है, ऐसे बिंदु ढूंढेंगे। अब ये गोलाकार क्यों होते हैं? जैसे मान लो एक प्लस क्यू आवेश है और इसकी हमको बल रेखाएं बनाना है, तो धन आवेश के लिए बल रेखा हमको पता है, आवेश से लेकर कहां तक जाती है, वो अनंत तक जाती है। ऐसे ही ये ऐसी अपन विद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब हमको समान विभव वाले बिंदु ढूंढना है, तो आवेश Q से, यहाँ पर आवेश Q है, इससे समान दूरी पर हम एक बिंदु ले लेंगे ऐसे बल रेखाओं पर। इधर भी समान दूरी पर, मान लो 5-5 सेंटीमीटर पर अपन ने बिंदु लिए ऐसे, ये समान दूरी पर हम बिंदु लेंगे जो केंद्र से समान दूरी पर हो, और ऐसे बिंदु को हम मिला देंगे तो एक पृष्ठ बन गया, है ना। एक ऐसा पृष्ठ बना जिसके पृष्ठ पर जो बिंदु स्थित है उन सभी बिंदुओं पर विभव कैसा है, समान है। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहां से क्या परिभाषा बनाएंगे, अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो इस विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से बने काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक मतलब केवल बना सकते हैं, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं दिखती नहीं है अपने को, पर होती है, उसी प्रकार से समविभव पृष्ठ भी होता है पर हमको दिखाई नहीं देता। तो विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से बने काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये धातु का पृष्ठ है भाई, ये गोला है धातु का, तो ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है। अब इस पर बल रेखाएं कैसी होंगी भाई, तो ये वाला चित्र से हमको समझ में आता है कि इस पर अगर अपन कोई भी बिंदु ले ले तो जो विद्युत बल रेखा है वह इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। यहां पर अगर बिंदु ले तो ऐसी बाहर की ओर होगी, इस प्रकार से यहां भी ले तो ऐसी बाहर की ओर होंगी, सब जगह। मतलब समविभव पृष्ठ को जो विद्युत बल रेखाएं है वो लंबवत काटती है। लंबवत यानी यहाँ पर कितने कोण बन रहा है, 90 अंश। ये ऐसी लंबवत, यहाँ केंद्र में ऐसा लगेगा कि पूरा जो आवेश है वो उसके केंद्र में स्थित है। तो ये भी हमको पता चलता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है। तो मतलब परिभाषा क्या हो जाएंगे, अब देखो 2-3 बातें अपने को पता चली समविभव पृष्ठ के बारे में, कि किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने से बने काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, है ना। और जो विद्युत बल रेखाएं होती है वह समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। या समविभव पृष्ठ पर अगर हम कोई भी बिंदु ले ले तो विद्युत बल रेखा की दिशा किधर होंगी, लंबवत बाहर की ओर होती है। प्लस है तो बाहर की ओर होंगी और माइनस है तो अंदर की ओर होंगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएंगी, अपन यहाँ लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ की परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में समान विभव
वाले बिंदुओं को मिलाने से बने काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। या दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? नाम से ही पता चलता है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दोनों में से जो भी परिभाषा लिखना चाहो, या दोनों। एक चीज और खास बात अपने को पता चली कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये चित्र है, इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित है और इन बल रेखाओं पर हमने समान विभव वाले बिंदु लेकर एक पृष्ठ खींचा है, गोलीय पृष्ठ। तो ये जो पृष्ठ होगा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, क्योंकि समान विभव वाले बिंदु को मिलाया अपन ने, ये समविभव पृष्ठ होगा। ये जो पृष्ठ बना ये समविभव पृष्ठ। खास बात इसमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि समविभव पृष्ठ गोलाकार ही हो। जैसे मान लो बेलनाकार कोई लोहे का टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा है और इसके पृष्ठ पर भी स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो वो भी समविभव पृष्ठ होता है। फिर इसके बाद इसमें गुण दिए जाते हैं, उतारते भी चलो साथ में। उसके बाद है भाई समविभव पृष्ठ के गुण। तो सबसे पहला गुण तो ये वाला होता कि समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं लंबवत काटती है। सबसे पहला गुण है समविभव पृष्ठ बल रेखाएं लंबवत काटती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। दोनों बात एक ही। उसके बाद दूसरा गुण, अगर हम यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाते हैं, ये दो पृष्ठ है मान लो, और किसी आवेश को हम क्यू आवेश है, इसको एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर हमको ले जाना है, तो इसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। और ये जो कार्य है वो इन दोनों पृष्ठों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। जैसे इसका ए गोला है तो इसका विभवांतर होगा वी ए, ये बी गोला है तो इसका विभवांतर होगा वी बी, है ना। और दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, विभव में अंतर। मतलब दूसरा गुण क्या हुआ कि यदि किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाना है तो इसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य दोनों पृष्ठों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। ये दूसरा है। यदि किसी आवेश को एक पृष्ठ से एक समविभव पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य दोनों पृष्ठों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता। ये इसका दूसरा गुण। इसी से मिलता जुलता तीसरा गुण, अगर हम किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ के, एक ही समविभव पृष्ठ के, जैसे ये समविभव पृष्ठ है, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना है हमको, तो उसके लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पर विभव समान है ना।
तो इसलिए यहाँ से अगर यहाँ आवेश ले जाना है एक समविभव पृष्ठ पर ही, तो उसके लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना हो तो इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इसके लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में कितने हो गए? 3 है ना। चौथा गुण, जैसे दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैसे ही दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते तो उनके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होते, जो कि असंभव है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। नंबर 5, किसी भी सुचालक धातु का अगर पृष्ठ है, जैसे मान लो धातु है, तो इसका जो पृष्ठ होगा वह समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ये 5वां हो गया। उसके बाद 6वां गुण, बिंदु आवेश के लिए अगर मान लो कोई आवेश बिंदु है ऐसा, अब इसके लिए हमको समविभव पृष्ठ बनाना है, तो इसे समान दूरी पर हम ऐसे गोले बना लेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी पर बना लिया तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। 2 सेंटीमीटर दूरी पर बना लिया तो सभी बिंदु पर समान विभव वाले बिंदु को मिला दिया तो ये बन गया। 3 सेंटीमीटर दूरी पर, ऐसे अपन कितने बना सकते हैं ना। तो किसी बिंदु आवेश के लिए जितने भी समविभव पृष्ठ होंगे वो समकेंद्रीय गोले होंगे। समकेंद्रीय मतलब ऐसे गोले होंगे जिनका केंद्र क्या होगा? समान हो। समकेंद्रीय मतलब वही होता है, सभी गोलों का केंद्र क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जैसे ये छोटा वाला इसका केंद्र है, बड़े वाले का भी वही केंद्र है, उसको बोलते हैं समकेंद्रीय। ऐसे जितने भी वृत्त है या जितने भी गोले हैं सबका केंद्र समान होता है, उसको बोलते हैं समकेंद्रीय। किसी बिंदु आवेश के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए, ये बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा भाई डिटेल में पढ़ लिया। 4 नंबर में प्रश्न बनता है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके कोई 4 गुण लिखिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखोगे आप, जो भी सरल लगती हो। एक तो ये कि विद्युत क्षेत्र में समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने पर बने काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। या समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। नाम से पता चलता है, समविभव पृष्ठ, समान विभव पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है? समान होता है, उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर उसके गुण लिखना अपने को, तो गुण बारी बारी से 6 गुण अपन ने लिख दिए है ना, 6 याद होना चाहिए। सबसे पहला गुण क्या होता है कि जो विद्युत बल रेखा है, समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत काटती है। कहने का मतलब कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। लंबवत यानी 90 अंश, कभी पूछा जाता है ना, याद रखना है अपने को, लंबवत काटती। दूसरा, अगर हमको किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाना है तो इसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किस पर डिपेंड करता है? दोनों पृष्ठों के मध्य विभवांतर पर। यह कार्य दोनों पृष्ठों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। इसी से मिलता जुलता तीसरा गुण है कि यदि हमको किसी आवेश को एक ही समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना है तो उसके लिए हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला गुण है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब प्रश्न ऐसा बन सकता है, क्यों नहीं काटते भाई? तो क्या है, क्योंकि अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते तो उनके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होते, जो कि असंभव है, क्योंकि विभव के 2 मान नहीं है, सभी बिंदु पर विभव कैसा है भाई? समान है ना, अलग अलग मान हो ही नहीं सकते। तो इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ, कोई भी धातु है जिस उसका पृष्ठ क्या होगा? समविभव पृष्ठ होता है ना। और बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, तो ये अपना समविभव पृष्ठ के बारे में हो जाए। ठीक है, हो गया? चलो आगे देखते हैं अपन। इसके बाद का जो है वो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का व्यंजक है। नेक्स्ट हेडिंग दो।
विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको विद्युत क्षेत्र में कोई अगर आवेश गति कर रहा है तो कैसी गति होती है उसको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते कि हमारे पास दो धातु के पृष्ठ है ए और बी, लिखते भी चलो। माना चित्र में दिख भी रहा है ना आपको, चित्र में दो धातु की प्लेटें ए तथा बी है जो डी दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी है, जैसा भी आप पढ़ो, है ना। प्लेट ए को उच्च विभव VA पर रखा गया है, प्लेट बी को निम्न विभव VB पर रखा गया है, ठीक है। स्पष्टतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र समान है, मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है। हम मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, ई से दर्शाते हैं अपन विद्युत क्षेत्र को, वो कैसा है, एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तब सूत्र हमने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है भाई, E बराबरी से माइनस dV अपॉन dx से। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध से। क्या होगा भाई, E बराबरी से मतलब तीव्रता बराबरी से, E बराबरी से, यहाँ देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबरी से, ये V क्या है भाई, विभवांतर। तो यहाँ दोनों प्लेटों के विभवांतर कितना है, मान लो V है, तो इसलिए उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, V। और ये dx क्या है, दूरी। यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा d, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करके हमने ऐसा लिख दिया, तीव्रता बराबरी से विभवांतर बटे दूरी, ठीक है। इसको मात्रक लिखो भाई, इसका मात्रक क्या होगा बताओ, वोल्ट प्रति, ये दूरी है, मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताएंगे अपन। तो चित्र में देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है भाई, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, इधर बाजू में लिख लो, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना आपको, है ना। कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले चित्र बनाया, है ना। चाहो तो आप चित्र का नाम भी लिख सकते, चित्र का नाम लिख लो। क्या चित्र का नाम लिखेंगे, वही हेडिंग जो है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये आ गया। अब हम क्या करते, मान लेते इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कोई Q आवेश रखा है, दोनों प्लेटों के बीच में एक धनावेशित कण रखा है जिस पर आवेश Q है और उसका द्रव्यमान m है। तो क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस कण पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अपन वो लिखते हैं, माना दोनों प्लेटों के मध्य, माना दोनों प्लेटों के मध्य एक धनावेशित कण, पुस्तक में लिखेंगे आवेश Q तथा द्रव्यमान M, ठीक है। चित्र बनाने के लिए जगह छोड़ देना, चित्र नहीं बनाया आप लोगों ने,
बना लेना ना। माना दोनों प्लेटों के बीच में एक धनावेशित कण रखा है जिस पर आवेश कितना है, Q है, तथा द्रव्यमान m, धनावेशित कण रखा है। ठीक है, माना दोनों प्लेटों के मध्य एक धनावेशित कण रखा है। इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, कितना बल लगेगा, सबको पता है विद्युत बल क्या होता है भाई, F बराबरी से Q E, इतना बल लगेगा ना। ये जो है कण, इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, कितना बल लगेगा, F बराबरी से Q E, और इस बल की दिशा भी वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, मतलब किधर, प्लेट A से B की ओर, है ना। यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन तो दिशा इसकी प्लेट A से प्लेट B की ओर, प्लेट A से प्लेट B की ओर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई ना। क्या कर रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति ज्ञात कर रहे हैं कि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में कैसा चलता है। तो इसके लिए हमने क्या माना चित्र में दो धातु की प्लेटें A तथा B है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर D दूरी पर रखी है। प्लेट A को उच्च विभव VA पर रखा है, प्लेट B को निम्न विभव VB पर रखा है। मान लो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, मान लेंगे, है ना। तब दोनों प्लेटों, स्पष्टतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एक समान है। तब सूत्र, ये तो अपने को पता है, E बराबर से माइनस dV/dx से, बस इसके लिए लिखना है इसको। तो E की जगह E आएगा, dV की जगह V आएगा विभवांतर, और dx की जगह क्या आएगा, D आएगा दूरी। यहाँ पे दूरी कितना है, D है, तो इसलिए ऐसा बन गया E बराबर से V/d। वैसे होता भी है, तीव्रता बराबर से विभवांतर बटे दूरी। वोल्ट प्रति मीटर मात्रक आएगा, विभव का वोल्ट, दूरी का मीटर, और इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा चित्र में भी आपको दिख रही है, प्लेट A से प्लेट B की ओर। अब उसके बाद हमने क्या माना इन दोनों प्लेटों के बीच में एक धनावेशित कण रखा है यहाँ पे, जिस पर आवेश Q है और इसका कण का द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, तब इस कण पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र है इन प्लेटों के बीच में, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस कण पर क्या लगेगा, बल लगेगा। कितना बल लगेगा, F बराबर से QE, और इस बल की दिशा वही होंगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होंगी। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या होगा, इस कण पर बल लग रहा है भाई विद्युत क्षेत्र के कारण, तो ये कण अब विद्युत क्षेत्र में चलने लगेगा ना, है ना। अगर मान लो अपन यहाँ खड़े हैं और कोई अपने को पीछे से धक्का मारे तो अपन भी चलने लगेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर भी ये जो कण है इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, तो बल लगने के कारण ये कण चलने लगेगा, और ये जब कण चलने लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु गति करती है तो वो त्वरित होती है, इसका मतलब ना। तो जब ये कण चलने लगेगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। देख, पहले बल लग रहा है, बल के कारण वस्तु चलने लग गई, और वस्तु चलने लग गई मतलब उसमें क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया, और वेग भी उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो चलो अपन वो लिखते हैं, इस बल के कारण कण का त्वरण, अब अपने सूत्र पढ़ा है, त्वरण ज्ञात करना है, ये F बराबरी से AB 11वीं में पढ़ा। यहाँ से त्वरण का मान निकालो तो क्या आएगा, A बराबरी से F बटे m का पक्षांतर कर दो, तो कण का त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबरी से F बटे m। मान रखो इसमें A बराबरी से, हाँ, F का मान ऊपर से देख के लिख लो, कितना, Q E, और बटे m जैसा का वैसा, थोड़ा सा और बड़ा, Q तो जैसा का वैसा। ठीक है, E का मान रखो, E का मान देखो इधर ये लिखा है,
v बटा डी, v और इसके बटे क्या डी, ठीक है, और यम जैसा का वैसा, ठीक है। वैसे तो ये सीधा नीचे आ जाता, पर आपको नहीं समझ रहा तो देखो यहाँ बटे है तो नीचे वाले को भी बटे मेरे को, यम के बटे कुछ नहीं, क्या कर दो, कर सकते ना। और भागित का गुणित तो आता होगा आपको, भागित का गुणित कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाला लिखते हैं, क्यू वी बटे डी और भागित का गुणित कर दो तो ये नीचे वाला उल्टा यम बटे 1 का 1 बटे एम हो जाएगा। थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दो, ऊपर वाला क्यू वी में 1 का गुणा करेंगे तो क्यू वी आएगा और बटे डी एम या एम डी जो भी लिखना है, ये आ गया। क्या आ गया, त्वरण, कण का त्वरण आ गया, ठीक है। अब जब कण में त्वरण उत्पन्न होगा तो कण चलने लग जाएगा तो v वेग से चलने लगेगा। अब अपने को वेग ज्ञात करना है, हाँ, कि कितने वेग से चलेगा, ठीक है। ये अपना कण का त्वरण आ गया। अब हम मान लेते कि जो कण है वो प्लेट ए से चलना प्रारंभ करता है विराम अवस्था से, मतलब प्लेट ए पर जब कण था तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0, ठीक है। यहां से वो चलने लगता है और जब वो प्लेट बी पर पहुंच जाता है तो उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। तो माना आगे वाला, माना कण प्लेट ए से, कोष्टक में लिखना विराम अवस्था, विराम अवस्था, विराम अवस्था मतलब क्या हुआ, u बराबर से 0, उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, विराम अवस्था है उसका प्रारंभिक वेग 0 है ना। माना कण प्लेट ए से, माना कण प्लेट ए लिख देना, ए से विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है तथा प्लेट बी पर पहुंचने पर उसका वेग, अंतिम वेग भी कह सकते, अंतिम वेग v हो जाता है ना। ये लाइन समझ में आई ना आपको। माना कण प्लेट ए से विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और प्लेट बी पर पहुंचने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तब सूत्र गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर से u स्क्वायर प्लस 2as से, इसका प्रयोग करेंगे अपन गति का तृतीय समीकरण। मान रखो भाई, तो v स्क्वायर जैसा का वैसा बराबर से u स्क्वायर, u का मान कितना, प्रारंभिक वेग कितना भाई उसका 0, तो 0 लिख दो, 0 का वर्ग 0 होता, फिर उसके बाद प्लस 2 जैसा का वैसा, फिर a क्या है भाई, त्वरण, यहां से लिखो त्वरण का मान, त्वरण का मान ये qv अपॉन md, qv अपॉन md, ठीक है। ये हो गया a का मान। गुणित है यश, यश क्या है भाई, यहाँ पे विस्थापन, u की कितना लिखा 0, 0 का वर्ग 0 प्लस 2 जैसा का वैसा, a यानी त्वरण, त्वरण का मान यहाँ से देख के लिखा है, देखो यहाँ पे qv बटे md लिख दिया, और यश क्या है, विस्थापन, विस्थापन यानी दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d। अब यहाँ देखो d से d क्या हो जाता है, कैंसिल, ऊपर नीचे है ना, तो d से d कैंसिल हो गया। अब बचा वाला लिखते हैं, अब हम ये मिटा देते हैं, क्या बच गया भाई, v स्क्वायर बराबर से 0 का तो कोई मतलब नहीं, इधर बचा 2qv बटे यम, 2qv बटे, ठीक है। कौन क्या है आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, q आवेश है, v विभवांतर है, ठीक है, कैपिटल v भी ऐसा लिख सकते हैं, विभवांतर वाला v, और यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। अब यहाँ से v स्क्वायर आया तो v निकाल सकते हैं अपन वर्गमूल लेके, तो कण का वेग आ जाएगा, काय का, इलेक्ट्रॉन का वेग है, कण का वेग, अतः आवेशित कण का वेग, आवेशित कण का वेग कितना हो जाएगा, v बराबर से हो जाएगा √2qv और बटा, ये आ गया अपना आवेशित कण का वेग।
इतने वेग से चलेगा वो, इतने वेग से गति करेगा। अब अपन इसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। अतः या इसलिए कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हमको पता है भाई, क्या होता है, के बराबर इसे गति ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, इसे मान रख दो, के बराबर इसे 1/2 जैसा का वैसा, यम भी जैसा का वैसा, और गुणित वी स्क्वायर का मान, वी स्क्वायर का मान 2qv और बटा यम। क्या हो रहा है भाई, यहाँ देखो क्या क्या कट रहा है, यम से यम और 2 से 2, तो गति ऊर्जा कितनी आ गई, के बराबर से qv, ये आगे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार अपन ने इस आवेशित कण की गति, जो गति में आवेशित कण के वेग का व्यंजक निकाल दिया, और ये गतिज ऊर्जा का, ये जो दोनों सूत्र आए, इस सूत्र की सहायता से हम आवेशित कण का वेग और गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब इसमें आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा है उसको मापने के लिए, क्योंकि अपने को पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, पर आवेशित कण बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा का मान भी कम होता है ना, तो उनकी ऊर्जा को मापने के लिए एक दूसरा मात्रक होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मापता है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल बड़ा हो जाता है, उससे नहीं नाप सकते अपन कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, नाभिक के अंदर रहता है, तो उसकी ऊर्जा को मापने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसका उपयोग हम परमाणविक कणों की ऊर्जा मापने के लिए करते हैं। उसकी परिभाषा देखेंगे और उसका मान भी अपन देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपन ने जो जो अभी देखा वो लिख लो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है ना, ऊर्जा का मात्रक है। इसका उपयोग क्या के लिए करते हैं, परमाणविक कणों की ऊर्जा मापने के लिए करते हैं। इसका उपयोग परमाणविक कणों की इसका उपयोग परमाणविक कणों की ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसकी देखते हैं परिभाषा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देख रहे हो। अब अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देख रहे हैं, की परिभाषा, ये जो परिभाषा है इस व्यंजक से प्राप्त होगी। इसमें देखो ये दो धातु की प्लेट है, ये पहली प्लेट ए और ये दूसरी प्लेट, है ना। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो एक है, 1 वोल्ट, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है ना। और जो कोई आवेशित कण है जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाता है, चल के जाता है, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने में जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करेगा उस ऊर्जा को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। परिभाषा ऐसे पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी दो प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाने पर प्राप्त करता है। ऐसी परिभाषा, चलो लिखते हैं उसको। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉमा है, 1 वोल्ट विभवांतर पर रखी, विभवांतर पर
रखी दो प्लेटों के मध्य एक प्लेट से दूसरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने पर प्राप्त करता, ऐसे लिखी जाती है, पर अगर आप समझ के याद करोगे तो याद रहेंगे, भले शब्द कैसे हो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से अलग लाइन लिखी, एक वोल्ट विभवांतर पर रखी दो प्लेटों के मध्य एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाने में प्राप्त करता। ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर रखी दो प्लेटों के मध्य एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाने में जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मान भी लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबरी से होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और गुणित एक वोल्ट। नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश और गुणित एक वोल्ट। मान रखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम कितना आवेश होता, गुणित एक वोल्ट जैसा का वैसा गुणित एक वोल्ट। अब आपको याद होगा अपने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी इसी अध्याय में, क्या था? विद्युत विभव V बराबरी से W/Q होता था ना। यहाँ से इसका मात्रक अपन ने निकाला था, विभव का मात्रक क्या निकाला था? कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है, और जूल प्रति कूलम को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते ना, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ से कूलम का पक्षांतर करते हैं जूल बराबर से क्या हो जाएगा? वोल्ट गुणित कूलम या कूलम गुणित वोल्ट। कूलम और वोल्ट की गुणा करके क्या कहते हैं? जूल। यहाँ देखो कूलम गुणित वोल्ट है, इसको क्या लिखेंगे? जूल। तो बराबर से क्या आ जाएगा? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 और ये कूलम गुणित वोल्ट क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। ये अपना आ गया मान, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबरी से 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। विकल्प हम पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो भाई छोटा मात्रक हो गया। इससे अगर थोड़े से बड़े मात्रक की बात करें अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होते हैं। तो उसके भी मान देख लेते हैं अपन। एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबरी से होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ 10⁹ होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतने जूल होता है। अगर इसमें अपन 10⁹ का गुना कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हुआ? 1.6 गुणित 10⁻⁻19, तो 19 में से ये 9 घट जाएंगे, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, कितना बचेगा? ऋण 10। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.6 गुणित 10⁻⁻10 लिख सकते हैं ना, चाहो तो आप हल भी कर सकते हो। 19 में से 9 चले जाएंगे। ऐसे ही एक बिलियन भी रहता है, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितने जूल हुए? कितने जूल होगा? 1.6 गुणित 10⁻13, ठीक है, जूल। ये तो ऐसे अपने को किसी भी को भी बदलते आना चाहिए। और एक छोटा मात्रक भी होता है इसका, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन, एक स्मॉल एम, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे मिली होता ना वैसे मिलियन, मिली। तो ये एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल में बदलो, तो यहाँ 10⁻3 आएगा भाई, तो आधार समय जुड़ जाएंगे दोनों, ऋण ऋण कितने हो जाएंगे? ऋण 22 हो जाएंगे। तो बराबर से हम लिखेंगे 1.6 गुणित 10⁻⁻22 जूल, ऐसा लिख सकते हैं। ये अपन ने ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में देखा। ठीक है, सब समविभव पृष्ठ पढ़ा अपन ने, समविभव पृष्ठ के गुण पढ़े, फिर उसके बाद आवेशित विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इसमें क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन का वेग का व्यंजक निकाला और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपन ने परिभाषा भी देखी। ठीक है, अब अपन उसमें पराविद्युत देख लेते हैं, इसी में है थोड़ा सा। ओके, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग को परावैद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ मतलब एक टाइप से कुचालक जैसा होता है। ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, जैसे ये है ना, लकड़ी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर हम इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ विद्युत प्रभाव दर्शाने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अपन पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। परिभाषा समझ में आई ना? जैसे ये तो लकड़ी तो नहीं होता, तेल की बात करो, तेल एक पदार्थ है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु अगर हम उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो विद्युत प्रभाव दर्शाने लगती है। तो ऐसे पदार्थों को अपन पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। चलो देख ले परिभाषा, है ना। वे पदार्थ वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते हैं, नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, पराविद्युत कहलाते, परावैद्युत कहलाते। जैसे उदाहरण भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कांच, मोम, एबोनाइट, माइका, तेल, कागज आदि। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ये सब पदार्थ पराविद्युत है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युत प्रभाव को दर्शाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसमें एक परिभाषा देखी थी पराविद्युतांक, आपको याद होगा। पराविद्युतांक कैसे दर्शाते अपन, के से, और के बराबरी से इसका सूत्र होता है, पराविद्युतांक के बराबरी से होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। सूत्र ये लिख लेते हैं, माध्यम की निरपेक्ष निरपेक्ष विद्युतशीलता कैसे दर्शाते इसको, एप्सिलॉन से। ठीक है, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता इसको दर्शाते एप्सिलॉन 0 से। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, पराविद्युतांक। जैसे ये माध्यम है ना, कांच, मोम, तो इनका पराविद्युतांक होता है। ठीक है, तो सबका, तो उसकी परिभाषा क्या होती है पराविद्युतांक की, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता की निष्पत्ति को या के अनुपात को पराविद्युतांक कहते। अब यहाँ से एक बात पता चलती है, क्योंकि ये भी विद्युतशीलता है और ये भी विद्युतशीलता है, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, काट देंगे, तो इसका कोई मात्रक होगा क्या, नहीं। तो क्या पता चला कि पराविद्युतांक एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। पराविद्युतांक के एक विमाहीन राशि है, खालिस्तान वगैरह पूछ सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी पराविद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। देख लेते हैं, कभी कभी पराविद्युतांक के को आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता को दर्शाते कैसे, एप्सिलॉन आर से। मतलब कभी कभी पराविद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन आर इसकी जगह के की जगह, और बराबरी से वही एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0।
अगर हम तिर्यक गुणा करें इसका तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बराबर इसे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। ऐसा भी बन सकता है कि नहीं? अब इसमें दो चीजें खास करके याद रखना है, पराविद्युत ये अलग अलग माध्यम है, तो सबसे कम किसका होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है अपने को पता है, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है पराविद्युतांक के बराबर इसे कितना होता है वायु या निर्वात के लिए, के बराबर से x, ठीक है। और धातु के लिए, धातु का पराविद्युतांक के बराबर इसे होता है अनंत। ये भी विकल्प में पूछा जाता है भाई, तो इसको याद रखना है। वायु के लिए पराविद्युतांक के का मान 1 होता है, धातु के लिए पराविद्युतांक के का मान अनंत होता है। ये अपन ने पराविद्युत पदार्थ के बारे में देखा है, ठीक है।